हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हो फिर से एक नया कहानी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग जेनी और यांसी से होती है, जो 4 साल डेट करने के बाद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने शादी के लिए एक्साइटेड है। हालांकि उनकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब एक कार एक्सीडेंट होता है। यांसी जेनी को धक्का देके खतरे से बाहर कर देता है, लेकिन खुद घायल होके वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जेनी तबाह हो जाती है और खुद को ही दोषी मानती है। फिर वो यांसी को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे एक शॉकिंग फैक्ट बाहर आता है। हम यांसी और उसके दोस्तों को हॉस्पिटल में जश्न मनाते हुए देखते हैं। पता चलता है कि ये एक्सीडेंट और यांसी की बेहोशी एक सच्चाई की परीक्षा का हिस्सा है, जिससे उसके दोस्तों ने जेनी के प्यार को मापने के लिए रचा था। वो लोग यांसी को जेनी का रोता हुआ वीडियो दिखाता है, जिससे उसे बुरा लगता है और वो इस एग्जाम को खत्म करना चाहता है। लेकिन उसके दोस्त ये एग्जाम को जारी रखने के लिए कहता है, जेनी को और अच्छे से परखने के लिए, और ये भी इसके लिए मान जाता है। जेनी आईसीयू में यांसी को देखने के लिए आती है, जो डॉक्टरों से घिरा हुआ है। असल में ये सारे डॉक्टर उसके दोस्त ही है। वो लोग उससे कहते हैं कि यांसी को एक ब्रेन हेमरेज हुआ है और ऑपरेशन करने के लिए $1,00,000 जरूरत है। जेनी के पेरेंट्स भी ये सब सुन लेते हैं और ये सुन के वो लोग टूट जाते हैं। तो वहाँ पे यांसी के दोस्त ये भी कहते हैं ऑपरेशन के बाद भी उसके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। एक फ्लैशबैक में जेनी के परिवार के साथ यांसी के रिश्ते के बारे में पता चलता है। ये लोग अमीर नहीं है, फिर भी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। प्रेजेंट में जेनी के पेरेंट्स यांसी के सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचने तक का वादा करते हैं। यांसी ये सब कुछ सुन रहा था और उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो नाटक खत्म करने का सोचता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। जेनी पैसे के अरेंजमेंट के लिए बहुत टेंशन करती है और दोस्त उसे 1 वीक का टाइम देता है और कहती है उसके बाद यांसी को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। निराश होकर जेनी के पिता कड़ी मेहनत करते हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है। पैसे कमाने के लिए खाना खाना भी छोड़ देते हैं। वहाँ का मैनेजर उन्हें ज्यादा काम ना करने के बारे में कहता है, लेकिन वो रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें तो यांसी को बचाना है और उन्हें वहाँ पे चक्कर आ जाते हैं और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। लेकिन इतनी ऊपर से गिरने के वजह से उनकी मौत वहीं पे ही हो जाता है। जेनी तो अपने पिता के मौत से तबाह हो जाती है। उसके पहले से बीमार माँ उसे कंफर्ट देती है, कहती है ये सब उसकी गलती नहीं है। हालांकि वो देखती है कि उसकी माँ को खून की खांसी आ रही है। जेनी उन्हें हॉस्पिटल ले जाने पर जोर देती है, लेकिन उसकी माँ इनकार कर देती है और उसके सामने गिर जाती है। अपने अंतिम टाइम में वो अपना प्यार व्यक्त करती है और फिर गुजर जाती है। इस खतरनाक प्रैंक की वजह से जेनी आज अनाथ हो जाती है। इधर बेखबर यांसी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। वो सोचता है कि अभी तक जेनी उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। उसके दोस्त कहते हैं वो और उसका परिवार उससे थक गया है और भागने का मौका ढूंढ रहा है। वो लोग यांसी के मन में जेनी को लेके संदेह पैदा करता है। वो लगभग ब्रेकअप करने के लिए जेनी को कॉल करने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर वो उसका परछाई देख लेता है और यांसी फिर से अपना नाटक शुरू कर देता है। जेनी अंदर आती है, दिल टूटी हुई यांसी के सामने कहती है काश उस दिन उसकी एक्सीडेंट हो जाती तो अच्छा होता। यांसी गिल्टी फील करता है और बेड के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन तभी जेनी को पार्ट टाइम जॉब के बारे में फोन आता है और वो हड़बड़ी में इंटरव्यू के लिए वहाँ से चली जाती है। और इधर यांसी अपने दोस्तों को कहता है कि वो जानता है कि जेनी उससे सच में प्यार करती है। जेनी बाहर जाके देखती है उसने तो अपना बैग अंदर ही छोड़ दिया है, इसलिए वो अपना बैग लेने के लिए लौटती है। लेकिन अंदर जाके तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यांसी वो भी खड़ा है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो याददाश्त खोने का नाटक करने लगता है और ये नाटक उसके दोस्तों ने उसे करने के लिए कहा था। यांसी जेनी को ना पहचानने का नाटक करता है। उसका दिल तो पहले से ही टूटा हुआ है, फिर भी वो उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करती है। फिर वो उसे हक करती है और यांसी घमंड से अपने दोस्तों को इशारा करता है कि जेनी तो उससे अंधा प्यार करती है। यांसी फिर से इस एग्जाम को खत्म करने की बात करता है, क्योंकि अब उसे कोई डाउट नहीं है कि जेनी उससे कितना प्यार करता है। लेकिन फिर से उसके दोस्त इस परीक्षा को जारी रखने के लिए मना लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर याददाश्त जाने का नाटक और कुछ दिन चलता रहा वो उसे छोड़ सकती है, और वो लोग इस बात को लेके बहुत ज्यादा हंसते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन लोगों को जेनी का प्यार मजाक लगता है। इधर जेनी को और एक पार्ट टाइम जॉब से कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। यांसी के दोस्त उसकी चिंता का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग इस नाटक को और मसालेदार बनाने का फैसला करते हैं, ताकि ये देखा जा सके
कि जेनी कितनी पेशेंस रख सकती है। कुछ देर बाद जब जेनी घर लौटती है, वो यांसी को किसी और लड़की के साथ देखती है। तो इस लड़की का नाम सिया है और उस टाइम वो दोनों बहुत ही करीब थे। जेनी तो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सिया के वहाँ पे होने पर सवाल उठाती है। यांसी सिया को अपना गर्लफ्रेंड कहता है और जेनी को वह होने पर सवाल उठाता है। जेनी देखती है कि उन दोनों की एक फोटो फ्रेम डस्टबिन में फेंक दी गई है, जो कभी यांसी के लिए भी बहुत खास था। सिया जेनी को ताना मारती है और कहती है, तुम्हारी औकात बस एक नौकरानी होने की है और तुम इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। ये सुन के यांसी भी जेनी को खाना बनाने का ऑर्डर देता है। जेनी यांसी के बिहेवियर उसकी याददाश्त खोने का कारण समझती है और उसकी बात मान के खाना बनाती है। सिया जानबूझकर जेनी जो खाना बना के लेके आई थी उसके ऊपर ही गिरा देती है और ऊपर से यांसी भी इस गलती के लिए जेनी को ही डांटने लगता है, जिससे उसे बहुत दुख होती है। दर्द के बावजूद जेनी ये मानती रहती है कि ये सब उसकी याददाश्त खोने के वजह से हो रहा है, इसलिए यांसी की इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ देर बाद सिया जेनी से मिलने के लिए आती है, उसे यांसी को छोड़ने के लिए कहती है और यांसी की सच्चाई उसे कहती है, लेकिन प्यार में अंधी जेनी कोई भी बात विश्वास नहीं करती और गुस्से से उसे धक्का दे देती है। सिया चिल्लाती है और यांसी भाग कर आता है। सिया उस बात को बड़ा चढ़ा के कहती है और यांसी जेनी को बहुत ज्यादा डांटता है। फिर यांसी सिया को अपने गोदी में उठाता है। ये सब देख के जेनी जब यांसी को उसे याद करने के लिए कहती है, यांसी जेनी को और ज्यादा भला बुरा कहता है और उसे घर के काम तक ही सीमित रहने के लिए कहता है। जेनी को तो बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो गुस्से से उस घर को छोड़ के जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उस कार एक्सीडेंट में यांसी ने उसे बचा के खुद सामने आ गया था और इसी वजह से आज वो सब कुछ भूल चुका है और उसे अपने पेरेंट्स को किए गए प्रॉमिस के बारे में भी याद आती है। वो यांसी की याददाश्त वापस लाने में और उनके रिश्ते को बचाने में मदद करेगी और फिर वो वापस आ जाती है और यांसी से भी माफी मांगती है और यांसी भी उसे माफ कर देता है, लेकिन फ्यूचर में ये गलती दोहराने से मना करता है। यांसी जेनी के इस व्यवहार से बहुत खुश है और उसे शादी के लिए प्रपोज करने के बारे में भी सोचता है। फिर यांसी सिया को लेकर रूम के अंदर जाता है। सिया तो अभी भी अपने नाटक जारी रखती है। वो उसे दूर करता है और उसे याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है और सिया भी ये सबसे बहुत गुस्सा थी। वो भी इस नाटक को लंबा खींचने की कसम खा लेती है। जेनी अपने पार्ट टाइम नौकरी के लिए निकलती है, तभी वो यांसी और सिया को एक बहुत ही शानदार कार में देखती है। उसे अपनी आंखों पर ही डाउट होता है, इसलिए वो यांसी को कॉल करती है, जो उसका कॉल कट कर देता है और उस कार में बैठ जाता है। जेनी समझ नहीं पाती कि यांसी के पास इतना बड़ा कार कहाँ से आया, क्योंकि वो तो गरीब है। फिर नौकरी के लिए जेनी एक बार में जाती है, जहाँ पे सभी लड़कियों को मास्क लगाना होता है। सिया को पहले से पता है कि जेनी वहाँ पे काम कर रही है। सिया और यांसी उस होटल में पहुँचते हैं जहाँ ये काम करती है। यांसी जेनी को देख के भी पहचान नहीं पाता और खुद से कहता है कि जेनी को सच्चाई बताने से पहले ये लास्ट पार्टी है। यांसी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, जो उसके इस नाटक के लिए उसकी प्रशंसा करता है। वह भी वो अपने दोस्तों के सामने अपने हर एक बात को कह देता है, जैसे उसने अपना फेक एक्सीडेंट करवाया है। वो जानबूझ के जेनी की फैमिली के इतने करीब गया। उसने ये तक झूठ बोला कि वो गरीब है, पर उसे नहीं पता थी कि जेनी भी वहाँ पे ही है और वो ये सारी बात सुन लेती है। जेनी तो ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसके वजह से उसके पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो एक झटके में अनाथ हो गई है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी ताकि वो यांसी की याददाश्त वापस ला सके, लेकिन यांसी ने उससे हर एक बात छूट कही, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई। गुस्से में वो एक वाइन का ग्लास लेती है और यांसी के चेहरे पर फेंक देती है। यांसी तो उसे पहचान नहीं पाती। वो उससे बहुत गुस्सा करता है और अपने दोस्तों को कहता है, इस मामूली से वेटर की इतनी हिम्मत, तुम लोग इसके साथ जो चाहे करो। पहले तो सिया बेरहमी से जेनी का चेहरा केक में धकेल देती है और वो लोग भी ये जानते हुए कि ये जेनी है, उसे फिजिकली हैरेस करता है और इस बीच जेनी का मास्क गिर जाता है। लेकिन उसी टाइम सिया यांसी के सामने आ जाता है और यांसी उसका चेहरा नहीं देख पाता और सभी मिलकर जेनी को उस होटल से बाहर फेंक देता है। इधर सिया का प्लान था कि वो यांसी से शादी करेगी और अमीर परिवार की बहू बनेगी और यांसी को अपने दिल में एक अजीब दर्द महसूस होता है, जिसे वो अपने आने वाली शादी के प्रपोज की एक्साइटमेंट में इसे इग्नोर कर देता है। बाहर जेनी दिल टूटे हुए
और ये सोचते हुए कि यंसी 4 साल बाद उसके प्यार का परीक्षा क्यों लेगा, खासकर जब वो दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए। वो अनाथ हो गई। वो कसम खाती है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। जेनी अपने साथ हुए धोखे के बारे में जितना सोचती है, उसे अपने ऊपर ही घिन आने लगती है। तभी उसकी सर घूम जाती है और वो वहीं पे गिरने लगती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है मासूम की, जो जेनी को जल्दी से जाके पकड़ लेता है। जेनी तो इसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मासूम जेनी को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और यंसी के बारे में भी पूछता है। यंसी का नाम सुन के ही जेनी पैनिक करने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। हाई स्कूल में मासूम और यंसी दोनों ही जेनी को प्रपोज करता है, लेकिन जेनी यंसी को चूज करती है। मासूम भी जेनी की डिसीजन की रेस्पेक्ट करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में जेनी रोती हुई कहती है वो कभी भी यंसी का चेहरा देखना नहीं चाहती और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। मासूम उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट डे जब जेनी उठती है, मासूम उसे पानी देता है, लेकिन तभी यांसी दौड़ती हुई वहाँ पे आता है और मासूम को वहाँ पे देख के गुस्सा करता है। वो मन में जेनी से कहता है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। जेनी चुप है और कहती है इसे मेरे सामने से हटाओ, मैं इसका चेहरा देखना नहीं चाहती। ये सुन के यांसी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मासूम उसे मार के उस रूम से निकाल देता है। बाहर यांसी कसम खाता है कि आज के इस काम के लिए जेनी को बचताना होगा। सिया आती है और चिंता करने का नाटक करती है। यांसी उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो जेनी से कितना प्यार करता है और सिया को समझा देता है कि उनका रिश्ता बस एक नाटक के लिए है। फिर यांसी वहाँ से चला जाता है और सिया ये सब सुन के बहुत गुस्सा करती है और मन ही मन कसम खाती है वो इस नाटक को और ज्यादा बढ़ाएगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मासूम जेनी से पूछता है कि अब वो क्या करना चाहती है। जेनी अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना चाहती है। मासूम भी उसे मदद करने का वादा करता है। फिर जेनी फ्यूनरल की हॉल बुक करने के लिए साइन करती है। जेनी जैसे ही वहाँ से निकल रही थी, उसे यांसी की दोस्तों की हंसी सुनाई देती है। वो यांसी को सिया को प्रपोज करने के लिए घुटने पर बैठी हुई देखती है। जेनी का दिल टूट जाती है, लेकिन अब तो वो उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी है और फिर वो वैसे चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब जेनी को प्रपोज करने का रिहर्सल था, ऐसा यांसी को लग रहा था। लेकिन उसके सारे दोस्त और सिया उनके तो कुछ अलग ही प्लान है। वो लोग उसके सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि वो जेनी को प्रपोज करने के लिए उसका मदद करेगा। रात में जेनी अपने माता पिता की तस्वीर लिए हुए है। वो लोग इसे हर जगह दिखाई देने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में जेनी को समझ में आ जाती है कि ये सब उसकी भ्रम है और वो रास्ते में बैठ के ही रोने लगती है। तभी वहाँ पे सिया और यांसी के दोस्त आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। सिया जेनी के पेरेंट्स की तस्वीर भी तोड़ देती है और जेनी भी चुपचाप उस तस्वीरों की टुकड़ों को उठाने लगती है। जेनी के ऐसे कोल्ड रिएक्शन देख के सिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी वहाँ पे यांसी आ जाता है। उसे देख के सिया उसे झूठ बोलती है और कहती है जेनी ने पहले उस पर हाथ उठाई थी। यांसी जेनी के लिए एक सरप्राइज प्रपोज का प्लान बना रहा था, इसलिए वो पहले उसे कुछ भी कहना नहीं चाहता था। जेनी से ठंडे सर में कहता है बस एक तस्वीर ही तो है, उसके लिए इतना कुछ क्यों। तभी वहाँ पे मासूम आता है। यांसी की इस बिहेवियर पर वो सवाल उठाता है और कहता है तुम्हारा तो याददाश्त खो गया है, इसलिए तुम जेनी से दूर रहो। और मासूम जेनी को वहाँ से लेके चला जाता है। उस टाइम यांसी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो नेक्स्ट डे जेनी को सरप्राइज प्रपोज करने वाला है। अगले दिन यांसी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट के साथ एक एक्सक्लूसिव प्रपोज करने का तैयारी करता है। उसे याद आता है कि आज तो जेनी की मम्मी की जन्मदिन है। उसे एक ऑडिटोरियम से कॉल आता है और वो उसे अपने शादी का स्थान समझ लेता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जाता है। इधर जेनी उसी फ्यूनरल हॉल में है। उसके रिश्तेदार उसके साथ शोक मना रहा है। आज के दिन ही वो और यांसी शादी करने वाले थे। फिर यांसी आता है बहुत खुश होकर, लेकिन आसपास गंभीर माहौल देख के चुप हो जाता है। जेनी उसके एग्जाम के विनाशकारी रिजल्ट का खुलासा करती है। उसके नकली सर्जरी के लिए उसके पिता की ज्यादा काम करने से मृत्यु हो गई है और उसकी बीमार माँ इन सब से तंग आके सुसाइड कर लेती है। यांसी ये सब सुनकर भी विश्वास नहीं करता और दावा करता है कि उसके पिता कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट में काम नहीं करते थे। जेनी कहती है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, बचपन में ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़ के चले गए हैं। वो दोनों तुम्हें अपने बेटे की जैसे ही प्यार करते थे। तुम्हारे फेक सर्जरी के पैसे जुटाने के लिए
वो वहाँ पे काम करने के लिए गए थे। यांसी तो विश्वास नहीं करता और किसी को कॉल करके फिर जाके इस बात को कंफर्म करता है। अब जाके उसे विश्वास होता है और वो जेनी से माफी मांगता है और जेनी के पेरेंट्स के फोटो को छूने के लिए आगे बढ़ता है। जेनी उसे धक्का देके हटा देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि उसके वजह से उसके पेरेंट्स मर गए हैं और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। मासून उसे फ्यूनरल हॉल से बाहर निकाल देता है और फिर फ्यूनरल का काम शुरू होता है। बाहर यांसी बहुत ज्यादा रोता है और अपने आप को ही कोसने लगता है। फिर यांसी को पुरानी बातें याद आने लगता है कि कैसे वो चारों एक साथ इतने खुश थे। जेनी के पेरेंट्स अपनी बेटी से भी ज्यादा उससे प्यार करते थे पर उसके इस मजाक की वजह से आज सब खत्म हो गया। फिर बारिश में पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर जेनी समझ के हवा में ही प्रपोज करने लगता है। उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है और वहाँ पे वो जेनी के पेरेंट्स से माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ पे अम्ब्रेला लेके सिया आ रही है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती जेनी की है क्योंकि उसने तुम्हें पहले कुछ भी नहीं कही। लेकिन यांसी उसे वहाँ पे धक्का दे देता है और कहता है मैंने कितनी बार कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुननी नहीं है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सिया इधर रोती हुई चिल्लाती रहती है और कहती है मैं तुम्हारी कुछ क्यों ना करूँ, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते रहोगे। नेक्स्ट जब मासूम और जेनी एक साथ घर से बाहर आ रही थी तभी वहाँ पे यांसी आता है और फिर से उसे माफी मांगने लगता है और कहता है प्लीज मुझे और एक मौका दे दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जेनी कहती है मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरे पेरेंट्स की मौत याद आ जाती है, तो अब बताओ कि मैं ये बात कैसे भूल जाऊँ, तुम उनके हत्यारे हो। यांसी उसे फिर से माफी मांगता है। जेनी कहती है पता है सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं हूँ, जब तुम मेरे सामने किसी और लड़की के साथ प्यार कर रही थी और मैं इतनी अंधी हूँ, मैं ये देखने के बाद भी तुम पर विश्वास कर रही थी। यांसी कहता है ये सच नहीं है, हम लोग बस एक्टिंग कर रहे थे। जेनी कहती है सिया ने कही थी कि मैं तुम्हारे लिए एक सब्स्टिट्यूट हूँ और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पता नहीं तुम्हारी कौन सी बात में सच्चाई है। यांसी कहता है कि वो झूठ बोल रही है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन अब जेनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वह से जाने लगती है। लेकिन यांसी उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है तभी मासूम उसे धक्का देता है और कहता है तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने उससे कितनी हद की है। जिस दिन सिया उसके पेरेंट्स के फोटो को खराब कर रही थी, याद है उस दिन तुमने क्या किया था। उस दिन तुम सिया का साथ देख के जेनी की इंसल्ट कर रहे थे और आज प्यार की नाटक कर रहे हो। यांसी कहते हैं पर मुझे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर वो जेनी को फिर से रोकने के लिए जाता है। लेकिन तब तक जेनी गाड़ी में बैठ के चली जाती है और ये बस वहाँ पे बैठ के रोता रह जाता है। फिर वो सोचता है कि सिया मतलब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर यांसी के सारे दोस्त और सिया मिलकर प्लान कर रही थी कि उन्हें आगे क्या करना है और आजकल वो लोग कैसे यांसी का ब्रेन वॉश करके उसे ये टेस्ट लेने में मजबूर किया। वो लोग कहते हैं कि अगर यांसी के साथ जेनी की शादी हो जाती, जेनी भी हम लोगों की जैसे अपर क्लास में आ जाती, वैसे भी उनके पेरेंट्स की मौत होने से यांसी का क्या गलती, उसने तो उन्हें मरने के लिए नहीं कहा था ना। उस गरीब लड़की तो किसी भी एंगल से यांसी को डिजर्व नहीं करती और हर चीज में सिया उससे बेटर है और सिया के साथ ही यांसी परफेक्ट मैच लगती है। तभी अभी यांसी आ जाता है, उसने उनकी सारी बातें सुन लिया था। आते ही वो तोड़फोड़ करने लगता है और कहता है मतलब ये सारा प्लान तुम लोगों का है, तुम लोगों की वजह से आज सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए मैं भी तुम लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगा। और फिर सबके साथ फाइट करने लगता है लेकिन सभी डर के मारे उसे वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब सिया उसे उठाने के लिए आती है वो सिया का गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे कहो कि वो मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूट है, ऊपर से तुमने उसके पेरेंट्स की फोटो को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। फिर सिया एक कांच का टुकड़ा लेके उसके हाथ में मारती है और कहती है तुम मुझे इतना ब्लेम क्यों कर रहे हो, जिसने जेनी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी वो तुम हो। और फिर यांसी को धक्का दे देती है। नेक्स्ट डे जब सिया घर जाती है वो देखती है कुछ लोग उनके घर की एक्सपेंसिव चीजों को तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पापा का कंपनी बैंकरप्ट हो गया है और अब वो सड़क पे आ गए हैं और उसके पापा सिया को थप्पड़ मारता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि ये सब उसके वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने यांसी और जेनी की रिलेशन खराब की और अब हमारी पूरी फैमिली को तुम्हारी वजह से सफर करना हो रहा है।
फिर वहाँ का एक आदमी सिया के गले में एक मिस्ट्रेस लिखा हुआ हार पहना देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली की कंपनी को फिर से वापस चाहती हो तो तुम्हें ये पहन के रखना होगा। अब सिया तो बिल्कुल रोड में आ गई है। रास्ते के सभी लोग तो उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। सबको पता चल गया है कि वो एक मिस्ट्रेस है और वो लोगों की घर तोड़ता है। तब वो देखती है कि यांसी के सारे दोस्त की हालत भी ऐसी ही है। वो लोग भी डस्टबिन के पास बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी सारी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो गया है। तभी वहाँ पे यांसी आता है और कहता है ये सब कुछ जेनी को बुली करने के लिए है। उसके दोस्त कहते हैं हम लोगों को इतना भी कम मत समझो, हम लोग एक साथ मिलकर तुम्हारे बिजनेस को खत्म कर देंगे। यांसी कहता है अब मेरी जिंदगी में जेनी नहीं है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बिजनेस के साथ क्या हो रहा है। फिर वो अपने सारे सामान लेके जेनी के उस घर में जाती है जहाँ पे वो चारों कभी खुशी खुशी रहती थी। वो भी जाके वो हर एक चीज को याद करने लगता है और बहुत ज्यादा रोता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इधर जेनी भी अपने पेरेंट्स की फोटो को देख के बहुत रो रही थी। तभी अचानक वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और मासूम से जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। यांसी भी उससे मिलने के लिए वहाँ भी आया था, लेकिन जेनी की ऐसी हालत देख के वो भी मासूम के पीछे पीछे जाता है। वहाँ पे जाके उसे पता चलता है जेनी को कैंसर है और वो कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। ये दोनों ही ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मासूम तो ये देख के इतना गुस्सा हो जाता है कि वो यांसी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और उस पर गुस्सा करने लगता है। यांसी तो डॉक्टर का पैर पकड़ के उन्हें जेनी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर कह देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और वहाँ से चला जाता है। मासूम इतना गुस्सा था कि वो कहता है कि तुम्हारा ये एक्टिंग बाहर जाके करो, तुम्हारी वजह से जेनी को डिस्टर्ब हो रहा है, और रूम के अंदर चला जाता है और यांसी बाहर ही खड़ा रह जाता है। मासूम जेनी की बहुत केयर करता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। जेनी कहती है वैसे मुझे हुआ क्या है। मासूम उसे झूठ कह देता है और कहता है कुछ भी तो नहीं। जेनी कहती है पर मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ, है ना? तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मासूम और कुछ नहीं कहता और फिर से उसे खाना खिलाने लगता है। इधर बाहर यांसी ये सब सुन के और भी ज्यादा रो रहा था। उसे वो सारे पल याद आ रहे हैं जब उसने जेनी की इंसल्ट किया था और ये सब सोचते हुए वो खुद को ही कोसने लगता है। उसके बाद जेनी और मासूम जब बाहर टहल रहे थे, जेनी को बार बार ऐसा लगती है जैसे कोई उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखती है वहाँ पे तो कोई नहीं होता, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सच में वहाँ पे यांसी था जो जेनी को छुप छुप के देख रहा था, क्योंकि अब तो उसके सामने जाने की उसकी कोई हिम्मत नहीं है। रात में जब जेनी को पैनिक अटैक आती है तब यांसी वहाँ पे था और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जेनी शांत हो जाती है। लेकिन जेनी जैसे आँख खोलती है और उसके सामने यांसी को देखती है, वो तो बहुत ज्यादा डरने लगती है और चिल्लाती है। वो चीजें फेंक के मारती है जिससे यांसी का सर फट जाता है। उसके बाद यांसी उसके सामने अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और अपने आप को स्लैप करने लगता है। जेनी कह रही है कुछ गलतियों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे लगती है मैं अपने पेरेंट्स की मर्डर को देख रही हूँ, तुम बस मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। यांसी फिर से उसे माफी मांगता है और उसे और एक मौका देने के लिए कहता है। जेनी तो ये सुन के और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पास में रखा हुआ एक नाइफ अपने गले के सामने पकड़ती है और कहती है अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। यांसी ये सुन के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जेनी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो जब भी खांसती है उसके मुंह से खून निकलती है। मासूम तो ये देख के बहुत डर जाता है और कहता है मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आ रहा हूँ। जेनी उसे रोकती है और कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मासूम कहती है कि मुझे वापस आने में इतना देर नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और कहती है कि यांसी ने जेनी को ये बॉक्स देने के लिए कहा है। मासूम तो उसे फेंक देने के लिए कहता है, लेकिन जेनी उसे ले लेती है और बाहर जाके उस सारी चीजों को जला देती है जिसमें उन दोनों की बहुत सारी यादें थी और आज वो भी उसने खत्म कर दी। इधर जब यांसी उस नर्स से पूछता है कि जेनी ने वो बॉक्स एक्सेप्ट की है, नर्स हाँ कहती है, जो सुन के यांसी को एक उम्मीद नजर आ रहा है। तभी नर्स कह रही है कि वो उस चीजों को अपने पास रखने के लिए नहीं जलाने के लिए ली है। इधर जब जेनी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, जेनी मासूम से कहती है मुझे एक बार गार्डन में जाना है, मुझे चेरी ब्लॉसम देखना है। तो मासूम उसे गार्डन में लेके जाता है। जेनी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहती है पता है मुझे आजकल मेरे पेरेंट्स दिखते हैं जैसे वो लोग मुझे अपने पास बुला रहे हैं, और कहती है कि मेरी एक लास्ट विश है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? मासूम उसे हाँ कहता है। वो कहती है कि इतना देखना बस मेरे फ्यूनरल में यांसी ना आ पाए।
और मासून उसे प्रॉमिस करता है। फिर जेनी को अपने पेरेंट्स दिखते हैं और धीरे धीरे वो इस दुनिया से चली जाती है। कुछ दूरी में यांसी भी था और वो ये देख जल्दी से आके जेनी को पकड़ता है, लेकिन मासून उसे मार के जेनी से दूर करता है और कहता है सारी गलती तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से आज ये सब हो रहा है, और फिर से उसे मारता है। नेक्स्ट सीन में मासून जेनी की फोटो के सामने खड़ा था। यांसी भी वहाँ पे आ रहा है। मासूम कहता है पता है जेनी की लास्ट ट्विस्ट क्या थी? यांसी कहता है क्या उसने मेरे बारे में कुछ कही है? मासूम कहता है हाँ उसने कही है, वो चाहती है कि तुम उसके फ्यूनरल में ना जाओ, और फिर वो से चला जाता है और यांसी तो बस रोता ही रह जाता है। फिर जब यांसी घर जा रहा था उसे रास्ते में जेनी दिखती है। वो सोचती है कि जेनी उससे कह रही है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और यांसी उससे माफी मांगता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फिर जब वो घर में होता है उसे जेनी की बहुत याद आता है। वो हर जगह पर जेनी को ही देखता रहता है। इससे वो और ज्यादा अपने आप को कोसने लगता है और पागलों की तरह हरकत करने लगता है। तभी वो टेबल में एक कटोरा प्रॉन देखता है और कहता है कि जेनी तुमने तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी, लेकिन अब मैं खुद को ही पनिशमेंट दूंगा, और वो उस सारे प्रॉन को खाने लगता है। असल में उसे प्रॉन से एलर्जी है और एलर्जी के फैलने के वजह से यांसी का भी वहाँ पे मौत हो जाता है, और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाता है।